हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर्स स्नोवेलो को जिंदा करने के बाद 10 लाख साल पहले क्या हुआ था उस सब के बारे में पूछते हैं। लेकिन जैसे स्नोवेलो 10 लाख साल पहले क्या हुआ था उस सब के बारे में याद करती है तो उसकी माइंड के ऊपर लगी हुई एक रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो चुकी थी, जो कि वहाँ पे बैकलैश करते हुए एंसेस्टर्स के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन एंसेस्टर्स ने भी अपनी गॉड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस रिस्ट्रिक्शन को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उसी के साथ साथ एंसेस्टर्स को यह भी पता चल गया था कि 10 लाख साल पहले कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था, इसलिए तो 10 लाख साल पहले क्या हुआ था ये एंसेस्टर्स से छुपाया जा रहा था। और अभी एंसेस्टर्स वहाँ पे ये सब सोचते हुए गुस्सा हो ही रहे थे कि तभी शेंगोन सेट का लीडर वहाँ पे एंसेस्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है, जिसके चलते एंसेस्टर्स ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी एग्जिस्टेंस को इस वर्ल्ड से खत्म कर दिया था। और उसके बाद वो अपने गॉड किलिंग मिशन की अगली मंजिल की तरफ भी रवाना हो चुके थे, जबकि शेंगोन सेट के डिस्ट्रॉय होने की खबर सेंट्रल रीजन तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि शेंगोन सेट लोअर डोमेन में सेंट्रल रीजन के लिए काम किया करता था। इसलिए सेंट्रल रीजन की तीनों हाल लीडर्स आपस में हाथ मिलाते हुए एंसेस्टर्स को ठिकाने लगाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि लोअर डोमेन के 9th रियल्म्स के अंदर एंसेस्टर्स का नाम बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और ऐसा वो तीनों हाल लीडर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह से लोअर डोमेन के 9th रियल्म्स तो बहुत ही जल्द उनके ही खिलाफ हो जाने वाले थे। इसलिए वो जितना जल्दी हो सके एंसेस्टर्स को खत्म करने का डिसाइड करते हैं। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डोंगचंग फेरीलैंड की डोंगचंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। और यही वो फेरीलैंड था जहाँ से एंसेस्टर्स का नाम निकला था। इसलिए एंसेस्टर्स के बारे में पता लगाने के लिए सेंट्रल रीजन के गेट हाल के लीडर का एक चमचा भी वहाँ पे पहुंचा हुआ था एंसेस्टर्स के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए, जहाँ वो मार्केट के अंदर ही बैम्बू हैट पहनकर बैठा हुआ था और मार्केट से गुजरने वाले हर एक पर्सन को बहुत ही गौर से देख रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक इन आम लोगों से ही उस एंसेस्टर्स के बारे में पता चल सकता था। और ये सब कुछ सेटअप करने के बाद वो जासूस वहाँ पे उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये सभी के सभी लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, जो इन लोगों को यहाँ पे जरा सा अंदाजा भी नहीं है कि इन सभी लोगों के बीच में एक जासूस घूम रहा है। लेकिन इसमें बेचारे इन लोगों की भी क्या गलती है। मेरी स्पाई स्किल्स हैं इतनी ज्यादा कमाल की कि कोई भी मेरे जासूस होने के बारे में पता नहीं लगा सकता। मैं तो उड़ती हुई मक्खी के पर गिन के बता सकता हूँ। तो फिर भला ये ज़ू यंग तो क्या ही चीज है। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ज़ू यंग का नाम इसी डोंगचंग सिटी में ही सबसे पहले मशहूर हुआ था और सबसे पहले वो ड्रैगन एंड टाइगर हाल का लीडर बना था। अगर मैं यहाँ पे चालाकी से काम करूँ तो मैं बहुत ही आसानी के साथ इस ड्रैगन एंड टाइगर हाल से एंसेस्टर्स के बारे में पता लगा सकता हूँ। लेकिन ये काम मुझे इतनी सावधानी के साथ करना होगा कि किसी को भी मेरी जासूस होने की भनक तक ना लग सके, क्योंकि ज़ू यंग तो इस ड्रैगन एंड टाइगर हाल का लीडर रहा है। तो हो सकता है कि एंसेस्टर्स के बारे में पता लगाने पर ये लोग उल्टा मेरे ही खिलाफ हो जाएं। मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, ये ज़ू यंग तो वाकई एक डीमन कल्टीवेटर है, जिसने सभी को अपने डर के सहारे यहाँ पे अपने कंट्रोल में कर रखा है। और अभी वो जासूस वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने पीछे बैठे हुए कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि सभी वहाँ पे आपस में ही बात करते हुए कह रहे थे, क्या तुमने सुना है कि एंसेस्टर्स 9th रियल्म्स के अंदर घूमते हुए हर एक उस पर्सन को खत्म करते जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में गॉड के साथ बिलोंग करता है। और अपने इसी मिशन के चलते एंसेस्टर्स अब तक न जाने कितने ही लोगों की जान ले चुके हैं। इवन 9th रियल्म के काफी सारे स्टार रीजन्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जिन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ही गॉड्स का सपोर्ट था। ऐसा लगता है कि एंसेस्टर्स ने गॉड्स के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसका अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। पर जो भी है मानना तो पड़ेगा कि एंसेस्टर्स हैं बाकी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो उन्होंने अकेले ही गॉड्स की नाक पे दम कर रखा है। अब उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर उसका साथी वहाँ पे उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एंसेस्टर्स वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इवन मैंने तो उनके बारे में यहाँ तक भी सुन रखा है कि उनके पास डिवोरिंग बीस्ट की कल्टीवेशन मेथड्स है। वहीं उन सभी लोगों की सारी बातें वो जासूस भी बहुत ही गौर से सुन रहा था। और असल में वो सभी कल्टीवेटर्स भी जानबूझकर वहाँ पे उस जासूस का ध्यान भटकाने के लिए ये सब बोल रहे थे। तभी उनका तीसरा साथी भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने तो एंसेस्टर्स के बारे में यहाँ तक भी सुन रखा है कि जब वो अपने डिवोरिंग बीस्ट के साथ मैच होते हैं तो उनके फेस के ऊपर बड़े बड़े हेमली पैटर्न्स बन जाते हैं और उसी के साथ साथ उनकी बैक से 2 विंग्स भी निकल आते हैं। और एंसेस्टर्स का ये रूप उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। इवन अब तक उन्होंने जितने भी स्टार रीजन्स को डिस्ट्रॉय किया है, उन्हें डिस्ट्रॉय करते समय वो अपने इसी रूप में थे। इसका मतलब है कि अपने इस रूप में आने के बाद एंसेस्टर्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ीफू भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पे अपने साथियों को इस तरह से ड्रामा करते हुए देखकर स्माइल करने लगा था, क्योंकि ज़ीफू को वहाँ पे पहले से ही उस जासूस के बारे में पता लग चुका था और वो लोग जानबूझकर यहाँ पे उस जासूस का ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा कर रहे थे। वहीं अपने साथियों की ये बात सुनकर उनमें से एक कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये बस र्यूमर है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में तो एंसेस्टर्स बस हमारी तरह के एक नॉर्मल से कल्टीवेटर हैं। जिसपे उसका साथी वहाँ पे उसकी बात को काटते हुए कहता है कि अगर वो हमारी तरह के नॉर्मल कल्टीवेटर होते तो वो भला पूरे 9th रियल्म्स के अंदर तबाही कैसे मचा पाते। इवन उनके सामने तो बड़े से बड़ा गॉड भी टिक नहीं पा रहा और तुम हो के तुम उन्हें बस एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर कह रहे हो। जिसपे वो पहले वाला साथी वहाँ पे अपने उस साथी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। और मैंने तो यहाँ तक भी सुन रखा है कि एंसेस्टर्स सेंट्रल रीजन की ज़ुआनटियान ली के साथ भी हाथ मिलाने वाले हैं। जिसपे ज़ीफू भी वहाँ पे उनके पास आते हुए कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, ज़ुआनटियान ली के साथ हाथ मिलाने के
बाद वो पूरे सेंट्रल रीजन के ऊपर ही कब्जा करने वाले हैं। जिसपे वो कल्टीवेटर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो। जिसपे ज़ीफू वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहता है क्योंकि एंसेस्टर ज़ू यंग मेरा छोटा भाई है और वो कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करता। ज़ीफू की ये बात सुनकर वो तीनों ही कल्टीवेटर्स वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं बच्चे कम से कम अपनी हाइट तो देखकर बात करो। जिसपे ज़ीफू वहाँ पे गुस्सा होते हुए उन तीनों से कहता है अगर तुम तीनों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम सिस्टर ज़ेंगलोंग से ही जाकर इस बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। उन्होंने ही तो हम दोनों भाइयों को ये मिशन सौंपा था। हालांकि पहले तो इस मिशन के ऊपर मैं जाने वाला था लेकिन ज़ू यंग जिद करते हुए खुद चला गया और अब वो पूरे सेंट्रल रीजन के ऊपर कब्जा करने के बाद ही वापस लौटेगा। और अभी जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो ईस्ट में मौजूद होगा क्योंकि मैंने उसे साफ साफ मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वेस्ट की तरफ नहीं जाना। इसलिए अभी के लिए ईस्ट साइड से तुम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलने वाली हैं क्योंकि मेरा भाई कोई भी छोटा मोटा काम नहीं करता और ऊपर से अब हमारे ड्रैगन एंड टाइगर हाल के साथ साथ ज़ुआनटियान अलायंस भी उनके साथ हाथ मिला चुका है। ऐसा समझ लो कि अब ड्रैगन एंड टाइगर हाल और ज़ुआनटियान अलायंस दोनों एक ही हो चुके हैं और हम लोग बस यहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के इशारे का ही इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब एंसेस्टर ज़ू ने इशारा किया हम लोग अपनी आर्मी के साथ सीधा सेंट्रल रीजन के ऊपर अटैक कर देंगे। अब ज़ीफू और उन सभी कल्टीवेटर्स की सारी बातें सुनकर बेचारा वो जासूस तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था लेकिन उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसने एंसेस्टर ज़ू के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। इसलिए वो वहाँ पे खुश होते हुए खुद से ही कहता है ओ तो इसका मतलब है कि वो ज़ू यंग के पीछे ज़ुआनटियान अलायंस का हाथ है। उन्हीं के दम पे ही वो इतना ज्यादा उड़ पा रहा है। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में हालिडा तक खबर पहुंचानी होगी। और ये कहते हुए वो जासूस वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने हालिडा तक ये खबर पहुंचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जिसको वहाँ से जाते हुए देखकर ज़ीफू भी बेचारा चैन की सांस लेता है और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को याद करते हुए कहता है एंसेस्टर ज़ू प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कीजिए। सिस्टर ज़ुआन के मुताबिक अब तक काफी सारे लोग आपके पीछे आ चुके हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो आपकी जान किसी बहुत ही बड़े खतरे में पड़ सकती है लेकिन उसके बावजूद भी हम जितना ज्यादा हो सकेगा इसी तरह से लोगों का ध्यान भटकाते रहेंगे ताकि कोई भी आप तक ना पहुंच सके और किसी को कानून खबर ही ना हो सके कि आखिर में आप हैं कौन। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं तो ये सारा ब्लेम सिस्टर ज़ुआन के ऊपर ही डालने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो आपके गुस्से से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डिस्ट्रॉय हो चुके डार्क सोल लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ और क्लैंस के लोग भी एंसेस्टर ज़ू के बारे में ही पता लगाने के लिए आए हुए थे क्योंकि नाइन्थ रियलम के अंदर ये खबर भी फैली हुई थी कि डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने के पीछे भी एंसेस्टर ज़ू का ही हाथ था। इसलिए वो सब लोग यहाँ पे आकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि हो सकता है शायद उन लोगों को यहाँ से एंसेस्टर ज़ू के बारे में कुछ पता चल सके। और इसी बीच वो जासूस भी एंसेस्टर ज़ू के बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ वो जासूस बहुत ही चालाकी के साथ वहाँ पहले से मौजूद कल्टीवेटर्स की बातें सुनने की कोशिश करने लगा था। जहाँ वो दोनों कल्टीवेटर्स आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि फाइनली हमारे हाथ में ज़ू यंग की पेंटिंग लग चुकी है। अब उन दोनों कल्टीवेटर्स की सारी बातें सुनकर उस जासूस के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ धीरे धीरे वहाँ पे उनकी तरफ ही आगे बढ़ने लगा था ताकि वो भी एंसेस्टर ज़ू की पेंटिंग को देख सके। वही उनमें से एक कल्टीवेटर उस पेंटिंग को देखते हुए कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ज़ू यंग ऐसा दिखाई देता होगा। जिसपे उसका साथी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है क्यों आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में। आपने उस साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पहला वाला कल्टीवेटर वहाँ पे एक स्क्रॉल को ओपन करते हुए उसे वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की पेंटिंग दिखाता है जो कि असल में एक लड़की की पेंटिंग थी। उस लड़की की पेंटिंग को देखकर उस दूसरे कल्टीवेटर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए अपने साथी से कहता है कि आखिर ये क्या है। जिसपे उसका साथी उसे जवाब देते हुए कहता है कि यही तो है वो ज़ू यंग। जो सुनकर वो दूसरा कल्टीवेटर वहाँ पे और भी ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या ज़ू यंग एक औरत है। वहीं ये सब सुनकर बेचारे उस जासूस को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है जबकि वो पहले वाला कल्टीवेटर वहाँ पे अपने साथी को जवाब देते हुए बताता है कि यही तो है ज़ू यंग की ट्रू बॉडी जिसके पीछे वो छुपा बैठा है। और क्या तुम जानते हो कि डार्क सोल लैंड और 100 रियलम किंग बाइफू के साथ एंसेस्टर ज़ू का क्या पंगा था। असल में किंग बाइफू ज़ू यंग की खूबसूरती में खो चुके थे और वो किसी भी हाल में ज़ू यंग को हासिल करते हुए उसे अपनी बीवी बनाना चाहते थे और इसी बात ने ज़ू यंग को गुस्सा दिला दिया जिसके चलते उस ज़ू यंग ने न सिर्फ इस डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया बल्कि उसी के साथ साथ उसने किंग बाइफू का भी खेल खत्म करते हुए उसके 100 रियल्म्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। आपने उस साथी की ये बात सुनकर वो दूसरा कल्टीवेटर भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही हैं, मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। और ऊपर से उस किंग बाइफू के बारे में भी मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही ज्यादा ठगी किस्म का इंसान था जो कि ऑलरेडी 100 बच्चे पैदा कर चुका था। उसे खत्म करके तो ज़ू यंग ने बिल्कुल सही किया। जबकि उन दोनों कल्टीवेटर्स की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे उस जासूस को तो वहाँ पे झटके लग रहे थे और वो वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए खुद से ही कहता है ये तो मेरे साथ साथ किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ज़ू यंग जिसने पूरे 9th रियल्म्स के अंदर तबाही मचा रखी है असल में वो एक औरत है। मुझे लगता है इस बारे में भी मुझे जल्द से जल्द हालिडा को बताना होगा और हो सकता है इस कमाल की खबर के बाद वो मुझसे खुश होते हुए मुझे अपना स्पाई कमांडर भी बना ले। और ये कहते हुए वो जासूस वहाँ पे एक बार फिर से निकल गया था अपने हालिडा तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सेंट्रल रीजन के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों ही लीडर्स के दरमियान ज़ू यंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग चल रही थी। लेकिन अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बावजूद भी उन लोगों को एंसेस्टर ज़ू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। उनके टेबल
के ऊपर वहाँ पे काफी सारी तादाद में पेंटिंग्स पड़ी हुई थी जो कि उन्हें एसेस्टा ज़ू के नाम से चिपकाई गई थी। इसलिए वो तीनों लीडर्स वहाँ पे उनमें से हर एक पेंटिंग को बहुत ही गौर से देखते हुए खुद से ही कह रहे थे कि आखिर एक पर्सन के इतने ज्यादा फेस कैसे हो सकते हैं, क्या इन पेंटिंग्स में दिखाई देने वाला हर एक पर्सन ज़ू यंग ही है। इसी बीच हाल लीडर ज़ियाओ टियान की नजर वहाँ पे एसेस्टा ज़ू की रियल पेंटिंग के ऊपर पड़ती है जो कि हाल लीडर को बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी दिखाई दे रहा था। इसलिए हाल लीडर ज़ियाओ टियान वहाँ पे उस पेंटिंग को उठाते हुए बहुत ही गौर से चेक करने लगता है, जो देखकर उसके दोनों साथी भी जल्दी से वहाँ पे उसके पास आते हुए कहते हैं क्या ये पर्सन है ज़ू यंग। जिसपे हाल लीडर ज़ियाओ टियान वहाँ पे उस पेंटिंग को जलाते हुए कहते हैं कि भला ये मामूली सा दिखने वाला पर्सन ज़ू यंग कैसे हो सकता है, ये सब बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। अब बताओ ये लोग एसेस्टा ज़ू की रियल पेंटिंग को जलाने के बाद बाकी फेक पेंटिंग्स के अंदर एसेस्टा ज़ू को पहचानने की कोशिश करने लगे थे। इसी बीच दूसरा हाल लीडर जिसका नाम मिंग ली था, वो एक लेडी की पेंटिंग को उठाकर वहाँ पे अपने साथियों को दिखाते हुए कहता है तो फिर हो ना हो यही ज़ू यंग होगा। उसने खुद को एक लेडी के पीछे छुपा रखा है ताकि कोई भी उसके बारे में कुछ भी पता ना लगा सके। लेकिन तीसरे वाला हाल लीडर जिसका नाम सोंग ली था, वो वहाँ पे अपने साथियों की बात को बीच में ही काटते हुए एक पेंटिंग को उठाकर उन्हें वहाँ पे दिखाते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये असल ज़ू यंग है। हाल लीडर सोंग ली ने वहाँ पे एक डिमोनिक कल्टीवेटर की पेंटिंग को उठा रखा था और उसे वो वहाँ पे अपने साथियों को दिखाते हुए कहता है मेरे टॉप के जासूस ने मुझे ये खबर दी है कि डोंगजंग फेरीलैंड के ऊपर इसी का कब्जा है और इसके पास डिवोरिंग बीस्ट की कल्टीवेशन मेथड्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए एक डिमोनिक बीस्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये सारी बातें मेरे जासूस ने ज़ुआनटियान अलायंस के लोगों से ही सुनी थी जो कि ज़ू यंग का सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। अब बाकी के दोनों हाल लीडर्स तो अपना फैसला ले चुके थे, इसलिए अब बारी थी हाल लीडर ज़ियाओ टियान की। इसलिए वो वहाँ पे एक फायर वुडन बीस्ट की पेंटिंग को उठाते हुए कहते हैं मुझे तो लगता है ये होगा ज़ू यंग। और इसी के साथ वो तीनों वहाँ पे एक काफी से कंफ्यूज हो चुके थे कि असल में आखिर ज़ू यंग है कौन। और इसी बारे में पता लगाने के लिए वो तीनों महान हाल लीडर्स वहाँ पे एक बार फिर से अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं और सबसे ज्यादा दिमाग वहाँ पे हाल लीडर ज़ोंग ली का चल रहा था। इसलिए वो वहाँ पे उन सभी पेंटिंग्स को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने साथियों से कहता है इन सारी चीजों को देखते हुए तो सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही है, ज़ू यंग कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है बल्कि ज़ू यंग नाम की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो उसके इतने ज्यादा चेहरे हैं। अब अपने उस साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी दोनों का भी वहाँ पे दिमाग दौड़ने लगता है, जिसके चलते उन दोनों को भी वहाँ पे हाल लीडर ज़ोंग ली की ये बात सही लगने लगती है। इसलिए वो दोनों वहाँ पे एक ही झटके के साथ हाल लीडर ज़ोंग ली से कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आखिर हमने पहले क्यों नहीं सोचा कि ज़ू यंग कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बल्कि पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बिल्कुल अब सारी चीजें सेंस बना रही है। जिसपे हाल लीडर ज़ोंग ली भी अपनी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वही तो तुम लोग खुद सोचो कि आखिर कोई सिंगल पर्सन भला एक इतने कम समय में नाइन्थ रियल्म्स के अंदर इतनी ज्यादा तबाही कैसे मचा सकता है। इसलिए इस सब के पीछे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसे वो लोग बाकी लोगों से तो छुपा सकते हैं, लेकिन भला हमारे जैसे तीन महान दिमाग वाले हाल लीडर से कैसे छुपा सकते थे। हाल लीडर ज़ोंग ली की ये बात सुनकर हाल लीडर मिंग ली वहाँ पे उससे कहता है कि वाकई आज हम तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है और क्योंकि ये मैटर बहुत ही ज्यादा बड़ा है इसलिए ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए और हमें चुपके से इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इस ज़ू यंग नाम की ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा, क्योंकि अभी उसे खत्म करने का हमारे पास बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमें उनकी ज़ू यंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल चुका है। अब अपने दोनों साथियों की ये बात सुनकर हाल लीडर ज़ियाओ टियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे एक ऑर्डर पास करते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके डीमंस किलिंग के नाम से एक ऑर्डर इशू करवाओ और उस डेवल किंग ज़ू यंग के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा इनाम रख दो, जिसे अगर कोई भी मारकर हमें आकर सौंपता है तो उसे हमारे सेंट्रल रीजन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा और इस डीमन किलिंग कंपटीशन के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इमोर्टल डोमेन वाले टैलेंट सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एसेस्टा ज़ू के सभी डिसेबल्स एसेस्टा ज़ू के बड़े भाई लिंग ज़ू से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी वहाँ पे एक एक करके लिंग ज़ू से शिकायत करते हुए कहते हैं कि आखिर वो इतने समय तक कहाँ रहा, उसने यहाँ पे काफी सारी चीजों को मिस कर दिया था। और इसी सभी के बारे में वो सभी लोग वहाँ पे एक एक करके लिंग ज़ू को सुना रहे थे और लिंग ज़ू भी वहाँ पे एक अच्छे मास्टर की तरह उनकी सारी बातों को सुन रहा था। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो वो लोग इस बात से हो रहे थे कि लिंग ज़ू ने एसेस्टा ज़ू की ड्रैगन स्टारशिप के अंदर उस मैप को इंस्टॉल क्यों नहीं किया था। उस मैप के बिना अब वो लोग एसेस्टा ज़ू की लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे और यही बात उन लोगों को वहाँ पे परेशान कर रही थी। जिसपे लिंग ज़ू वहाँ पे उन सभी को तसल्ली देते हुए कहता है मेरा जूनियर ब्रदर बिल्कुल हमारे मास्टर जू जियान की तरह है, जो कि भले ही कहीं सदियों तक खो जाए लेकिन वो वापस अपने टैलेंट सेट में जरूर आएंगे। लिंग ज़ू की ये बात सुनकर बर्नी क्रो भी वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या आप जानते भी हैं कि ये फायरी वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा है, अगर बॉस को हमारे इस इमोर्टल डोमेन वाले टैलेंट सेट की लोकेशन ही ना मिली तो फिर आखिर बॉस क्या करेंगे और बॉस के बिना हम लोग क्या करेंगे, और मेरा तो बॉस के अलावा और कोई काम भी नहीं है, मुझे बताओगे आखिर मैं क्या करूंगा। वहीं बर्नी क्रो के बढ़ते हुए गुस्से को देखकर लिंग यू और डोंग मी जल्दी से वहाँ पे उसके गुस्से को शांत करवा देते हैं और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन लोगों को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उनकी डिफेंस फॉर्मेशन के साथ टकराया है। इसलिए वो सभी लोग भी इसके बारे में पता लगाने के लिए जल्दी से मेन हॉल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ मेन हॉल के बाहर एक मांस वाला कल्टीवेटर गिरा हुआ था, जिसे देखकर लियू जियान वहाँ पे थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि एक और अंधा कल्टीवेटर है जो कि हमारी डिफेंस फॉर्मेशन को नहीं देख पाया। वहीं जैसे ही उस मांस वाले कल्टीवेटर को होश आता है तो वो अपने
अपने आसपास बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि ये कौन सी डोमेन है और यहाँ पे ये छोटा सा सेट कब से बन गया। लेकिन ये छोटा सा सेट मुझे कहीं से भी कोई नॉर्मल सेट दिखाई नहीं दे रहा। इनकी तो डिफेंस फॉर्मेशन ही इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसके साथ टकराते ही मेरी ऐसी हालत हो गई। इसका मतलब है कि इन लोगों के पास इस तरह के और भी काफी सारे सीक्रेट ट्रेस मौजूद होंगे जिन्हें मैं बहुत ही आसानी के साथ चुरा सकता हूँ। लेकिन अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर की सभी डिसेबल्स उसे वहाँ पे घेरते हुए कहते हैं, कौन हो तुम और तुम्हारी हमारे टैलेंट सेट के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। अब इतने सारे लोगों को देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे पलटते हुए उन सभी से कहता है, डियर कल्टीवेटर्स, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा यहाँ पे आने का कोई भी गलत इरादा नहीं था। मैं तो बस आपके सेट को यहाँ पे डीमन किलिंग कंपटीशन में इनवाइट करने के लिए आया था। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर लियो जियान वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, डीमन किलिंग कंपटीशन, ये किस तरह का कंपटीशन है। जिसपे वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे उन लोगों को जवाब देते हुए बताता है कि असल में 9th रियल्म्स के अंदर एक डीमन कल्टीवेटर जू यंग को साया है जिसने 9th रियल्म के अंदर चारों तरफ तबाही मचा रखी है और उस डीमन कल्टीवेटर जू यंग को खत्म करने के लिए ही इस किलिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहीं डीमन कल्टीवेटर जू यंग सुनकर इंस्पेक्टर जू के सभी डिसेबल्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सभी के सभी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने, जू यंग डीमन कल्टीवेटर है। जिसपे वो कल्टीवेटर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाकई एक बहुत ही खतरनाक लेवल का डीमन कल्टीवेटर है जो कि 9th रियल्म के अंदर मासूम लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। ऐसा समझ लो कि 9th रियल्म के अंदर ऐसा कोई भी इवल काम नहीं बचा जो कि उस डीमन कल्टीवेटर जू यंग ने ना किया हो। वो लोगों को मारते हुए उन्हें लूट रहा है और जबरदस्ती उन लोगों से अपना काम निकलवा रहा है और ऊपर से उस डीमन कल्टीवेटर जू यंग का कोई एक रूप ही नहीं है। कभी वो एक लेडी मास्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कभी एक डिमोनिक बीस्ट में, और अभी हाल ही में तो उसे एक जायंट ट्री के रूप में भी देखा गया था। इवन उसके पास तो डिमोनिक बीस्ट के कल्टीवेशन मेथड्स भी है और इस सब के साथ साथ उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल मैजिक भी मौजूद है। और इसी तरह वो कल्टीवेटर वहाँ पे उन लोगों को इंस्पेक्टर जू के बारे में बता ही जा रहा था जो देखकर निंग्यू उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहती है, क्या वाकई वो पर्सन जू यंग इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है कि वो एक साथ कई सारे रूप ले सकता है। जिसपे वो कल्टीवेटर साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है, कई बार तो मैंने खुद उसे रूप चेंज करते हुए देखा है। अब उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर बर्नी क्रो भी वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, मेरे दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो जू यंग वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। इवन मैंने तो उसके बारे में ये भी सुन रखा है कि जब वो अपनी सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल करता है तो उसके पास की वजह से पूरा आसमानी कवर हो जाता है। बर्नी क्रो की इस बात को लिंगजू आगे बढ़ाते हुए कहता है, और ऊपर से उसे पैसों और ट्रेस के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार है जिन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उन लोगों की सारी बातें सुनकर वो मास्क वाला कल्टीवेटर भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, क्या तुम लोग उस डीमन कल्टीवेटर जू यंग को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग हमारे साथ ही हाथ क्यों नहीं मिला लेते? हम लोग मिलकर उस डीमन कल्टीवेटर जू यंग को ढूंढेंगे और उसे खत्म करके सेंट्रल रीजन के हवाले कर देंगे। इससे हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो फायदे होंगे। पहले तो डीमन कल्टीवेटर जू यंग के सारे ट्रेस हमारे हाथ में लग जाएंगे और उसी के साथ साथ सेंट्रल रीजन की तरफ से भी हमें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब उस मास्क वाले कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियो जियान और डोंग भी दोनों वहाँ पे आगे बढ़कर उस कल्टीवेटर के कंधों पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि ट्रेस और बाकी सारी चीजें तो बात की बात है, हमें ज्यादा मजा तो तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने में आता है। वहीं निंग्यू उनकी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, इसलिए हम उस डीमन किलिंग कंपटीशन के अंदर जरूर हिस्सा लेंगे। अब उन सभी की ये बातें सुनकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, डियर इमोर्टल फ्रेंड्स, आप सभी तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको सेंट्रल रीजन में लेकर चलता हूँ। वहीं पे डीमन किलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ से निकलते हुए अपने मन में कहता है, एक बार वो डीमन कल्टीवेटर जू यंग मारा जाए उसके बाद मैं इन सभी लोगों को भी खत्म करते हुए इनके पूरे टैलेंट सेट के ऊपर ही कब्जा कर लूंगा, जिसके चलते इन सभी लोगों को भी मेरा प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा और इन सभी की मदद लेते हुए मैं पूरी 9th रियल्म के ऊपर राज कर सकता हूँ। मेरी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी जो कि मुझे यहाँ पे इन लोगों से मिलने का मौका मिला। वहीं उसी कल्टीवेटर की तरह लियो जियान भी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, एक बार बस हम अपने एंसेस्टर को ढूंढ ले, उसके बाद तो हम तुम्हारे पूरे सेंट्रल रीजन को ही डिस्ट्रॉय कर देने वाले हैं। वहीं डॉग में भी डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, और सेंट्रल रीजन के ट्रेस को भी तो हम लोग छीनने वाले हैं और अपने एंसेस्टर को खुश करने के लिए वो सभी ट्रेस हम एंसेस्टर जू को ही सौंप देंगे। और ये कहकर वो सभी भी वहाँ पे उसी कल्टीवेटर के पीछे जाने लगते हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डीप स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंसेस्टर जू अपनी ड्रैगन स्टारशिप से होते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे और स्नो वैलो वहाँ पे अपनी ही तरह के टैलेंट सेट के डिसेबल्स का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी डिसेबल को महसूस होता है, जिसके बारे में वो वहाँ पे एंसेस्टर जू को बताते हुए कहती है कि उस सामने वाले प्लेनेट से मुझे हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी डिसेबल को महसूस हो रहा है। हो सकता है वहाँ पे हमारी मुलाकात एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी डिसेबल के साथ हो जाए, और अगर हमें वहाँ पे कोई डिसेबल नहीं भी मिलता है तो मुझे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन महसूस हो रहा है। हो सकता है उससे हमें कुछ पता चल जाए। जिस पे एंसेस्टर जू भी हमें अपना सर हिलाते हुए अपनी ड्रैगन स्टारशिप को उसी तरफ बढ़ा देते हैं और उनकी ड्रैगन स्टारशिप अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए दोबारा वहाँ पे 9th रियल्म वाले यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे आज स्पेस के अंदर काफी सारी स्टारशिप्स दिखाई दे रही थी। और ऊपर से आज वहाँ पे हर एक स्टारशिप को अच्छी तरह से चेक भी किया जा रहा था। और इसी बीच अचानक ही वहाँ पे एक जासूस कल्टीवेटर एक पेंटिंग के जरिए
एसेटाजू के बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पे आता है, जिसे एसेटाजू तो वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्नोवेलो वहाँ पे उन्हें बहुत ही गौर से देख रहे थे और उसके बाद तो वहाँ पे एक के बाद एक काफी सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पे एसेटाजू को चेक करने के लिए आते हैं, जिन्हें स्नोवेलो भी इग्नोर करके एसेटाजू को वहाँ पे चाय सर्व करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन अचानक एक स्पाई कल्टीवेटर वहाँ पे उनकी ड्रैगन स्टारशिप के सामने ही आ जाता है, जिसे देखकर स्नोवेलो भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहती है, आखिर ये सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग यहाँ पे किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? स्नोवेलो की ये बात सुनकर एसेटाजू वहाँ पे कॉल टोन में उससे कहते हैं कि उन्हें हम ये बात उसी स्पाई कल्टीवेटर से ही पूछ लें। और ये कहकर एसेटाजू अचानक ही वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाई कल्टीवेटर को अपने सामने घुटनों पे ले आते हैं। वहीं खुद को वहाँ पे एसेटाजू के घुटनों में गिरते हुए देखकर वो स्पाई कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से एसेटाजू से कहता है, मैं सेंट्रल रीजन के टॉप 3 सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो उसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह से मुझे रोकने की? और ये कहकर बेचारा जब वो कल्टीवेटर अपनी आंखें उठाकर एसेटाजू की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे एसेटाजू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा महसूस हो रहा था। और ऊपर से उसे वहाँ पे एसेटाजू बिल्कुल एक माउंटेन की तरह बहुत ही ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे, जो देखकर ही बेचारे उस कल्टीवेटर का सारा एटीट्यूड वहाँ पे एक ही झटके में खत्म हो जाता है। और वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरह का स्ट्रॉन्ग हो रहा है? ऐसा खतरनाक और पावरफुल औरत तो आज तक मैंने अपने हाल लीडर से भी सेंस नहीं किया। इसी भी स्नोवेलो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर के हाथों में पकड़ी हुई उसकी पेंटिंग को छीन लेती है, जिसके ऊपर एक डेमोनिक कल्टीवेटर की पेंटिंग बनी हुई थी, जिसे स्नोवेलो वहाँ पे बहुत ही गौर के साथ देखते हुए कहती है कि आखिर अब ये क्या चीज है? स्नोवेलो की ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करते हुए कहता है, सीनियर, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। असल में हाल ही में हमारे 9th रियलम के अंदर एक बहुत बड़ा इवल कल्टीवेटर आया है, बल्कि इवल नहीं, उसे तो डेविल किंग कहना सही होगा। वो डेविल किंग 9th रियलम के अंदर चारों तरफ तबाही मचाते हुए न सिर्फ बड़े बड़े क्लैंस को खत्म करते हुए लोगों को मार रहा है, बल्कि सब कुछ लूटता भी चला जा रहा है। और उसी डिमन कल्टीवेटर को रोकने के लिए सेंट्रल रीजन के तीनों बड़े क्लैंस ने आपस में हाथ मिला लिया और अब वो पूरे 9th रियलम के अंदर डिमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस यानी डिमन किलिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें लोअर रियलम के जितने भी फायरी लैंड्स हैं वो सभी उसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। और ऊपर से जो कोई भी उस डिमन कल्टीवेटर को मारेगा उसे 10 बिलियन स्टार कॉइंस का रिवार्ड दिया जाएगा। अब उस कल्टीवेटर की सारी बातें सुनकर एसेटाजू वहाँ पे कॉल टून में उसे जवाब देते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग है। वहीं एसेटाजू की ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए वहाँ पे एसेटाजू से कहता है, सीनियर, अब तो आपको सब कुछ पता चल चुका है ना, तो अब मैं यहाँ पे आपको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एसेटाजू को अलविदा कहते हुए भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि अगर वो यहाँ पे थोड़ी देर और रुका रहा तो वो सिर्फ एसेटाजू के और प्रेशर से ही मारा जाएगा। वहीं उस कल्टीवेटर के जाते स्नोवेलो वहाँ पे एसेटाजू से कहती है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आपको डिमन कल्टीवेटर का टैग देने की? मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। एंसेस्टर, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, आपके लिए मैं इस पूरे सेंट्रल रीजन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। स्नोवेलो की ये बात सुनकर एसेटाजू अचानक ही वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ और डिसेबल्स ऑलरेडी ये काम करने के लिए निकल चुके हैं। एसेटाजू को वहाँ पे बैठे बैठे ही पता चल चुका था कि उनके डिसेबल्स सेंट्रल रीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, और यही सोचकर एसेटाजू के फेस के ऊपर स्माइल आ चुके थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।